नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। मणिपुर पर पीएम की चुप्पी, पूरा पूर्वोत्तर जलने का खतरा। दूसरा, लालू से क्यों डरती है बीजेपी। और तीसरा, आदिवासियों को भाजपा क्यों टारगेट करती है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक मुश्त, एक बार भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, मणिपुर पर पीएम की चुप्पी, पूरा पूर्वोत्तर जलने का खतरा। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि वो नहीं बोलेंगे। जैसे नोटबंदी पे नहीं बोलते हैं, कुछ कुछ विषय पे वो नहीं बोलते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने चीन पे नहीं बोलते हैं, नोटबंदी पे नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने तय कर लिया कि वो मणिपुर पे भी नहीं बोलेंगे। अब प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, ना केवल भारत के, पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, तो उन्होंने तय कर लिया, तो वो तो अब ऐसा लगता है कि मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। एक बयान आया है मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा, वो एनडीए के ही, मतलब वहाँ पे एनडीए कहती है कि हम भी, बीजेपी भी कहती है कि हम भी उस सरकार के पार्ट हैं, और इसलिए उन्हीं के एक तरह से चीफ मिनिस्टर हैं। जोरमथंगा ने एक लंबा ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने सरकार से आग्रह भी किया है, सरकार को चिताया भी है, वहाँ की स्थिति के बारे में अवगत भी कराया है, और बाद में उन्होंने एक इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री की चुप्पी पे भी एक टिप्पणी की है। दूसरी बात यह है कि ये भी समझ लीजिए कि ये मिजोरम, मणिपुर, ये सारा जो है ये सब ट्राइबल है, ये सब जनजातियां जिसपे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमने देश का राष्ट्रपति ट्राइबल बनाया, देश का ट्राइबल। अरे भाई, आपने ट्राइबल बनाया देश का, वो तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया है कि बाकी जो ट्राइबल हैं उनके ऊपर आप कोई, मतलब उनकी अगर कोई दिक्कत हो रही है, उनको उनके ऊपर समस्या है, तो उस पर आप उसका नोटिस ही ना लें, उस पर कोई कार्रवाई ना करें। मैं जोरमथंगा जी ने जो बात कही है और उससे मणिपुर कितना इफेक्टेड है उस पर आने से पहले थोड़ा मिजोरम भी समझ लीजिए। मेरा आप लोगों से सबसे आग्रह है कि ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इसके बारे में और जानिए। भारत के बहुत सुंदर राज्य हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना, नगीने हैं भारत के, और उसके बारे में हम सब लोगों को जितना ज़्यादा पता हो उतना आपको अच्छा लगेगा कि हमारा देश कितना सुंदर है। तो पहले मिजोरम का ये समझ लीजिए कि मणिपुर, जैसे अगर मिजोरम को आप सामने रखिए तो मिजोरम के नॉर्थ में मणिपुर है, नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं, नॉर्थ में असम है, नॉर्थ वेस्ट में त्रिपुरा है, और फिर मणिपुर में बांग्लादेश और बर्मा, जिसको म्यांमार बोला जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, म्यांमार और बर्मा से मणिपुर का 722 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है। जितनी सीमा उसके भारत के राज्यों से है, उससे ज़्यादा किलोमीटर, मतलब उससे ज़्यादा सीमा उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, सामरिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से वो बहुत इम्पोर्टेंट भारत का राज्य है मिजोरम, जहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये सारी बातें कही हैं। आबादी करीब 10 लाख, 11 जिले, 40 विधानसभा सीटें। यहाँ पे ये आसाम का हिस्सा पहले था, असम बोलते हैं, तो असम का हिस्सा था। और 1959 में, 1959 में यहाँ एक भयंकर अकाल पड़ा था, और उस समय मिजो नेशनल फेमिनिन फ्रंट की स्थापना हुई थी, जिन्होंने सोशल वर्क करके जो अकाल से पीड़ित लोग थे उसमें ज़बरदस्त काम किया था। बाद में ये जो मिजो नेशनल फेमिनिन फ्रंट था, ये मिजो नेशनल फ्रंट में बदला, और इसने मिजो लोगों की स्वायत्ता के लिए संघर्ष करना शुरू किया। इनका संघर्ष बर्मा में भी ये जाते थे, और एक एरिया स्पेसिफिक को, जहाँ पे एक ही तरह के ट्राइबल्स थे, ये कहते थे कि ये लोगों को एक साथ रहना चाहिए। खैर, ये सब चलता रहा, इनका संघर्ष चलता रहा, और अंत में राजीव गांधी के समय, अब राजीव गांधी की दिक्कत क्या है कि वो नेहरू जी के नाती, राहुल गांधी के पिता। अब ये फैक्ट ऐसे हैं कि इसको क्या किया जाए, मोदी जी को तो ये अच्छा नहीं लगेगा, बीजेपी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन राजीव गांधी ने फाइनली 1986 में मिजो अकॉर्ड किया, और वो मिजो नेशनल फ्रंट के साथ किया, और जो ये लोग संघर्ष कर रहे थे इसको एक पॉलिटिकल पार्टी में बदला गया, और
1987 में वहाँ इलेक्शंस हुए। मिजोरम 23rd स्टेट के रूप में भारत के गणराज्य में शामिल हुआ और उस इलेक्शन में मिजो नेशनल फ्रंट के जो सबसे बड़े नेता थे लालडेंगा साहब, वो जीते और वो चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद वहाँ कांग्रेस की भी सरकार बनी, ये सब चलता रहा। लालडेंगा साहब की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो सबसे बड़े लीडर थे वो जोरमथंगा थे। जोरमथंगा साहब लालडेंगा साहब के बहुत ही करीबी सहयोगी रहे हैं, उनके साथ मिजो नेशनल फ्रंट में लंबा काम किए हैं। 1998 और 2003 में भी वो चीफ मिनिस्टर बने थे और फिर 2008 से 2018 तक कांग्रेस की सरकार रही है वहाँ, और 2018 के इलेक्शन में 40 में से 26 सीट जीत के मिजो नेशनल फ्रंट में जोरमथंगा साहब उसके चीफ मिनिस्टर बने। वहाँ पे बीजेपी का एक एमएलए जीते, वो भी उस सरकार के पार्ट हैं, वो कहते हैं एनडीए की सरकार है, और इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि भाई पूरा बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस के 5 या 6 एमएलए थे वहाँ। मैं एक दो चीज़ें इसलिए आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको ये समझना होगा कि मणिपुर कितना इम्पोर्टेंट। मणिपुर मिजोरम अभी धीरे धीरे आग मिजोरम की तरफ भी जा रही है। मिजो भाषा 73.13% लोग बोलते हैं, करीब 73-74% मिजो बोलते हैं। हिंदी 1% से कम लोग बोलते हैं, हिंदी से ज़्यादा बंगाली बोलते हैं 1.3%। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि हिंदी हिंदुस्तान, सबको हिंदी बोलना है। दूसरा, वहाँ क्रिश्चियंस 87% है, वहाँ बौद्ध 8% है, वहाँ हिंदू 2.75% है। ये फिगर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये हिंदी हिंदुस्तान की आप जो नारा लगाने की कोशिश बीजेपी करती है, वो चीज़ें नहीं आई। वो ट्राइबल लोग हैं, उनके कल्चर को आपको देखना होगा, इज्जत देनी होगी, रिस्पेक्ट करना होगा और उनसे प्रेम करना होगा। इस समय मिजोरम की समस्या क्या हो रही है कि उनके पास 12,000 से ज़्यादा मणिपुर के शरणार्थी, खास करके कुकी, क्योंकि वो दोनों ट्राइबल हैं और काफ़ी कुछ समानताएं हैं उन लोगों में आपस में, वो जाके शरण लिए हुए हैं मिजोरम में। मई में एक पत्र लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर साहब को, यूनियन गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद उनके एक मंत्री जी एक डेलीगेशन लेके गए और वो 10 करोड़ रुपया मांग रहे थे कि तुरंत सहायता दीजिए, हम इन लोगों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो हमारे जोरमथंगा साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 3 मई को ये सब शुरू हुआ, आज 4 अप्रैल है, 62 दिन हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मुझे ये जो कोकीजूमी कम्युनिटी है, जो मणिपुर की जो एथनिक कम्युनिटी का हिस्सा है, वहाँ पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, वो कष्टदायक है। उन्होंने ये भी कहा कि कुकीज़ की जो डिमांड एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की है, उस पर भी विचार किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने ये भी कहा है कि जब मैं फ़ोटो देखता हूँ, जब मैं पिक्चर देखता हूँ चर्च जलने की, हत्या होने की, मैं इसको अब नहीं देखना चाहता हूँ। 62 दिन हो गए, इसको रोकना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा वो जो मारे गए लोग हैं वो मेरे अपने हैं, वो मेरा खून है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में ये कही, क्या चुप रहने से समस्या हल हो जाएगी? ये सीधे सीधे टिप्पणी मोदी जी के ऊपर थी। और लास्ट में जो उन्होंने कंक्लूड किया है, उन्होंने कहा है डेवलपमेंट विथ ह्यूमन टच एंड सबका साथ सबका विकास अप्लाइज टू माई जो एथनिक ट्राइब्स इन मणिपुर टू। जो उन्होंने बीजेपी और पीएम से कहा कि जो सबका साथ सबका विकास है, ये मणिपुर में मेरे जो लोग मर रहे हैं उनके ऊपर भी ये लागू होता है। तो अब ये मोदी जी कब इस पे बोलेंगे, या उन्होंने अगर भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो मैं बोलूँगा ही नहीं, तो उसको तो कौन वो कर सकता है। खैर, लेकिन मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की वजह से मिजोरम में दिक्कतें हो रही हैं और ये धीरे धीरे वहाँ के नागालैंड में आज की तारीख में दिक्कत है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो इनको अगर आप चुप रह के और इस पर आपको लगता है कि बिना कुछ बोले, तो जैसा जोरमथंगा साहब ने कहा है कि चुप रहना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब दूसरी बात, लालू से क्यों डरती है बीजेपी? लालू यादव कल एकदम से फॉर्म में दिखाई पड़े। बीच में लालू यादव बहुत तबीयत खराब थी, लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुई, वो बाहर रहे और उनकी वो सब फोटो आपने देखी। जब वो वापस वहाँ से आए तो लगा था कि नहीं, अब शायद फिर से उतने एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन कल लालू यादव एक्टिव दिखाई दिए। मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि लालू यादव में स्फूर्ति थी, एक नई ताकत थी। मैं कुछ चीज़ें आरजेडी की आपको बता दूं। ये 5 जुलाई 1997 में फॉर्म हुई, जनता दल से निकली हुई पार्टी, और विधानसभा इलेक्शन में अब तक 6 इलेक्शन इसने
लड़े हैं विधानसभा के फॉर्म मतलब आरजेडी बनने के बाद। और अभी तक उन 6 इलेक्शन में 4 बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी रही है बिहार में। वो 2000 में वो 124 सीट, 2025 में 75 सीट, 2015 में 80 सीट और 2020 में 75 सीट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। 2005 अक्टूबर में और 2010 में वो 3rd नंबर की पार्टी थी, उसके 22 और 24। एक चीज़ मैं और बता दूं, वो इसलिए जानना समझना ज़रूरी है कि इस समय लोगों ने टिप्पणी की है, सुशील मोदी ने कहा कि 80 साल के हो गए हैं, वो क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, ये सबको लग रहा है कि कोई 80 साल का हो गया है, कहाँ हो गया। अरे आपके यहाँ भी कुछ वृद्ध लोग हैं, येदियुरप्पा जी को क्यों ले आए थे अगर 80 साल के हैं तो सुशील मोदी जी अपने घर में भी देख लीजिए पहले। और दूसरा, वो कह रहे हैं कि जब बिहार जल रहा है तो इस समय वो वहाँ देखना चाहिए। तेजस्वी यादव बाहर घूम रहे हैं, वो कहे हैं कि विदेश घूम रहे हैं। जरा अपनी तरफ भी निगाह डाल लीजिए, आपके यहाँ का कौन कहाँ घूम रहा है और मणिपुर जल रहा है, वो भी जरा उस पर भी बोल देते। खैर, उनका ये कहना है कि इस समय 2019 के इलेक्शन में आरजेडी के 0 MPs हैं, लेकिन वोट उनको लोकसभा में 15% वोट मिला था। इनको लगातार 31-26 मतलब वोट मिलते रहे हैं और एक समय में 22 सीटें भी इन्होंने जीती थी 2004 में। अब देखिए, लालू, जो मुझे 2-3 चीज़ें लग रही हैं कि लालू यादव, शरद पवार साहब, देवेगौड़ा साहब उतने एक्टिव नहीं है लेकिन देवेगौड़ा साहब अप टू एन एक्सटेंट, खड़गे जी और बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका एक तरह से ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है। आखिरी चुनाव से आगे जिएंगे, रहेंगे, भगवान करे 100 साल से ज़्यादा जिए, लेकिन वो एक्टिविज्म, उतने एक्टिव होकर प्रचार करना, उतने एक्टिव होकर अपने लोगों को में उत्साह भरने वाला शायद अब मामला, एक उम्र भी आएगी जब वो रहेंगे तो, लेकिन उस प्रचार को लीड नहीं करेंगे ऐसा लगता है। मैं लालू यादव के बारे में एक और चीज़ इसलिए बता दूं कि उन्होंने जब से वो यूपीए के साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनको 2009 में MP नहीं बनाया, मंत्री नहीं बनाया गया था और उस समय भी मुझे लगा था कि वो थोड़ा कांग्रेस का मेरे हिसाब से ठीक निर्णय नहीं था जब उनको भाई 2009 में भी उनको मंत्री बनाना चाहिए था। वो बिल्कुल रॉक सॉलिड जिसको कहते हैं, 2004 से 2009 तक बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे कांग्रेस के साथ, लेकिन उनको नहीं करना था। एक चीज़ और याद रखिएगा, बीजेपी की थोड़ी खुन्नस क्यों है लालू यादव से। ये लालू यादव थे जिन्होंने अडवाणी का रथ रोका था। देखिए, हमारे यहाँ के भी एक हमारे मुलायम सिंह जी बड़े नेता हुए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव थोड़ा नरम थोड़ा गरम बीजेपी के साथ करते रहते हैं। ये सबको याद है कि कल्याण सिंह को वो तो अपनी पार्टी में ले आए थे, जिन्होंने मतलब उनके बारे में क्या कहा जाए, उनको अपनी पार्टी में ले आए थे, उनको सब कुछ किए थे। लेकिन लालू यादव के ऊपर इस तरह का कोई आक्षेप नहीं लगता है। तेजस्वी इस समय विदेश में है और लोग पूछ रहे हैं वो कहाँ थे जिस समय होता। भाई विदेश में है, आपके नेता भी विदेश जाते हैं। आपके नेता जब विदेश जाते हैं तो वहाँ प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं। कई दूसरे लोग विदेश जाते हैं, उनको भी ये हक है जाने का। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये लार्जर, क्योंकि देखिए ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये मात्र एक लोकसभा का इलेक्शन नहीं है। ये हिंदुस्तान में लोकतंत्र कैसे चलेगा, हिंदुस्तान का संविधान कैसा रहेगा, हिंदुस्तान के में फेडरल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हिंदुस्तान में गवर्नर लोग क्या राज्य चलाएंगे, इस तरह के बहुत से मूलभूत प्रश्न हैं जिस पे भी ये 2024 डिसाइड करेगा। तो लार्जर इलेक्शन है और लालू जी का इस समय यहाँ रहना, मैं उसमें एक अहम रोल होगा। वो कितना चल पाएंगे, कितना प्रचार कर पाएंगे, वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ही विल हैव अ वेरी डेफिनेट लार्जर रोल। अब जरा हम लोग बात कर लें जो एक मतलब वो मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी जब मैं उसकी बात करता हूँ तो इंसान होने पे शर्म आती है। मध्य प्रदेश में एक दशमत रावत साहब हैं, ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, उनके ऊपर बीजेपी के सिद्धि से विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला जी, उनके प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला जी ने मतलब अगर उस भाषा में मूत्र विसर्जन मतलब उनके ऊपर पेशाब किया भाई फुल, और उसका वीडियो बनाया। देखिए, सिर्फ क्रिमिनल एक्ट ये नहीं है कि पेशाब किया, वीडियो बनाया होशोहवास में, और वो वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि वो वीडियो बना था 2-3 महीना पहले, और ये सबक सिखाने के लिए होता है। ये वीडियो क्या है, ये सबक सिखाने के लिए है उस ट्राइबल को कि मैं बड़ी जात का, उच्च कुल का वो हूं और मैं तुम्हारे साथ ये भी कर सकता हूं। उसके बाद जब ये हुआ तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इनके ऊपर NSA लगाया जाए, इत्यादि इत्यादि। 2 तारीख को ये वीडियो वायरल होता है। 3 तारीख को
दशरथ रावत जो जिनके ऊपर ये कार्रवाई की थी शुक्ला जी ने, वो एक एफिडेविट उनका आ जाता है इनकी गिरफ्तारी से पहले, और वो कहते हैं इस तरह की कोई समस्या नहीं है, ये वीडियो झूठा है और मेरे साथ ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया और वो बड़े अच्छे आदमी हैं और उनको फंसाया जा रहा है इत्यादि इत्यादि। ये तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कि वीडियो झूठा है कि सच्चा है। अगर वीडियो झूठा होता तो क्या अभी तक बीजेपी की जो सोशल मीडिया सेल है या जो ट्रोल आर्मी, वो चुप बैठी होती? आपको क्या लगता है? तो वीडियो तो ये पुलिस भी बता देगी, ये कोई भी वो हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि वीडियो सही है कि गलत है। तो वो एफिडेविट उनसे ज़बरदस्ती दिलवाया गया है। दूसरा, एक छोटे मैं 1-2 क्लिप लगा दे रहा हूँ। जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो शान से अंदर गए हैं, लग रहा है कि कोई मतलब उसका मालिक जा रहा है अंदर भाई। तो जब ये वो शान से अंदर गए तो वहाँ हल्ला मचा सोशल मीडिया पर, ये क्या है, कैसे पुलिस आए उनको, और इनके ऊपर बुलडोज़र क्यों नहीं चला इनके। तो कहा गया कि नहीं बुलडोज़र चला, क्या नहीं चला नहीं मालूम। लेकिन फिर पुलिस वालों ने एक वीडियोग्राफी करके एक नया वो उसमें दिखाया जा रहा है कि पहले में जरा वो देख लीजिए, मैं दोनों वीडियो लगा दे रहा हूँ, छोटे हैं। पहले में वो शान से जा रहे हैं, दूसरे में उनको कोई पकड़ रहा है और जैसे तेल मारने वाला जो वो होता है वो टपाक ऐसे ताल ठोकता है, वैसे ही एक साहब उनके मार नहीं रहे, ताल ठोकते हुए अरे चलो मतलब हल्ला गुल्ला, वो सिर्फ कैमरे के लिए किस तरह हो रहा है वो स्पष्ट हो रहा है। तो खैर वो सब हो जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी का आज फिर वीडियो आया है। वो इतने वो हुए हैं द्रवित कि वो जाके उस ट्राइबल का पैर धो रहे हैं, उसको माला पहना रहे हैं, उसको शॉल ओढ़ा रहे हैं। तो ये ट्राइबल जी भी अजीब चीज़ है। अगर एक तरफ ये एफिडेविट दे रहे हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, तो ये चाहे काहे पैर धुलवा रहे हैं, ये काहे ये सब करवा रहे हैं, मतलब अपने में कंट्रडिक्शन है। और ये साफ है कि किस तरह से एक प्रभावशाली व्यक्ति ये सब हरकत करने के बाद उस व्यक्ति से एफिडेविट, इतना डर है कि उसका एफिडेविट भी करा। और यही डर, एक चीज़ और कहेंगे, एक और फिगर आई है कि शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में कुल 30,800 मामले आदिवासी उत्पीड़न के हुए हैं। ये एक फिगर कांग्रेस के लोगों ने ये दी है कि 30,800 मामले शिवराज सिंह शासनकाल में आदिवासियों के हुए हैं। इसकी क्या भर्त्सना की जाए? वीडियो वहाँ है, वो ऑथेंटिसिटी ऑफ द वीडियो करना है, इसमें कोई गवाह तो मिलेगा नहीं। अगर जुडिशरी चाहे तो इसको तो 1 हफ्ते के अंदर इसका ट्रायल चल के इनको सजा दी जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि उनके ऊपर NSA लगाया जाएगा। अब शुक्ला जी को इसके बाद, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड ये है बीजेपी का कि वो इस तरह के व्यभिचारी, मतलब ये तो व्यभिचार भी नहीं है, ये तो मतलब इंसान तो ये नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान जिसको आप ह्यूमन बीइंग कहेंगे, जिसको आप कहेंगे कि ये मनुष्य है, वो नहीं कर सकता। ये हैवानों का काम है, ये जानवरों का काम है। तो अब ये शुक्ला जी जब बाहर निकलेंगे तो ये हम लोग इनको विधायक के रूप में देखेंगे, कि इनको सांसद के रूप में देखेंगे, कि इनको हम सभासद के रूप में देखेंगे, लेकिन ये कोई ना कोई बड़े आदमी तो बनेंगे ही बनेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।